भारत में क्रिकेट आज मात्र एक खेल नहीं, एक जज्बा है। इसके पीछे छिपी हैं कई सारी भावनाएं, हर्षोल्लास या उदासी के वो ढेर सारे पल जिन्हें याद करके हम आज भी भावुक हो उठते हैं। क्रिकेट हमारे लिए महज एक खेल या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जिससे हमें दुनिया भर में गौरव और मान प्राप्त हुआ और हमारे प्रति दुनिया का नजरिया बदल गया। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों से कुछ और दिलचस्प किस्से और कहानियां लेकर एक बार फिर आया हूं। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस शो में जिसका नाम है मिड विकेट टेल्स। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India right into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. भारत में क्रिकेट आज देश के कोने कोने में लोकप्रिय है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब हमारे देश के लोग इस खेल के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। सोचिए, जब भारत में किसी ने पहली बार बैट देखा होगा तो उसने क्या सोचा होगा? शायद यही कि किसी को पीटने की तैयारी चल रही है। क्या उस वक्त किसी ने यह कल्पना की होगी कि एक दिन हम इस खेल में धूम मचा देंगे? लेकिन जैसे हर बड़ी इमारत बनाने से पहले एक ताकतवर नींव रखना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह भारत में क्रिकेट की नींव रखना भी जरूरी था। ये नींव रखने वाले लोग आखिर थे कौन? I would say that if you were to look at how cricket began in India, first of all, it was taught by the British to Indians. The first community to overtly embrace British practices, British names, British clothes, and so on was the Parsi community, and they also embraced cricket first. (1830 to 1847) जो कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, at that point in time English sepoys would play with Indian sepoys. लगान actually होता था जहां Indian sepoys would take on the English and try and beat them in their own game. ये मैचेस का सारे स्कोर कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। रीडर्स would read about these matches and sort of send queries कि ये क्या हो रहा है, रन कैसे बनता है। वहां से ट्रेनिंग शुरू हुआ। अंग्रेजों की नकल कर करके हमने खेलना शुरू कर दिया, पर ऐसा क्या हुआ कि ये खेल पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गया और इतना लोकप्रिय हुआ? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि ब्रिटिश राज के तहत गुलामी में हमें एक अंग्रेजी खेल को अपनाना पड़ा? (1857) का जो रिबेलियन हुआ, अल्टीमेटली डिस्पाइट ऑल द मेजर अपसर्जेस, अंग्रेज ने हमें हरा दिया, दबा दिया। सो ये दब जाने के बाद जो इंडिजिनस महाराजास थे, पटियाला कहो, राजपूताना कहो, बंगाल कहो, सारे जो महाराजास थे, they wanted to assert themselves and they realized कि politically you cannot take on the English anymore. अंग्रेज अपने पैरामाउंसी एस्टैब्लिश कर चुके थे इंडिया में। स्पोर्ट बिकेम द व्हीकल। जो आर्ग्यूमेंट अंग्रेज ने हम पर लगा दिया, हमारे मिडिल क्लास पर लगा दिया, हमारे अपर क्लास पर लगा दिया कि इंडियंस आर एफेमिनेट, इसको काउंटर करने का कोशिश हो रहा था भारत में। भारत के परंपरागत खेलों में से उस समय सबसे लोकप्रिय खेल था कुश्ती। राजा महाराजा इसे मर्दाना खेल मानते थे। पहलवानों को जमीन और दौलत केवल इनाम में ही नहीं, बख्शीश में भी दी जाती थी। महाराजा ऑफ कोच बिहार ऑर्गेनाइज किया था रेसलिंग, और उसके बाद अजीज पहलवान जो फेमस रेसलर गामा पहलवान का फादर थे, उनको महाराजा ऑफ दातिया ने लाए थे। फिर उसके बाद महाराजा ऑफ पटियाला, एक फेमस बाउट उस टाइम कुश्ती का जो मुकाबला था बिटवीन गामा पहलवान और जबीस्को 1928 में, ये उन्होंने ऑर्गेनाइज कराए थे। बट इन इंग्लिश आइज
अखाड़ा इज एन इंडिजिनस स्पोर्ट। अगर आपको अंग्रेज के आय में ऊपर जाना चाहिए, अंग्रेज के आय में बोलना है क्या मैं एफेमिनेट नहीं हूं, मैं मैस्कुलिन हूं, तो आप क्या करोगे? अंग्रेज का स्पोर्ट खेलोगे। अंग्रेजों को खुश करने के लिए राजा हो या नवाब, महाराजा हो या जाम साहब, हर कोई पोलो मैच या शिकार का आयोजन करता था और खास अंग्रेजी अफसरों को निमंत्रण भेजे जाते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजाओं के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। उन्हें कैंटोनमेंट्स में अंग्रेजी खेल जैसे टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन देखने के लिए अंग्रेजों की ओर से वापस आमंत्रित किया जाता था। उस जमाने में पोलो बड़ी पॉपुलर थी। और शूटिंग में बड़ा था, तो शिकार विकार में सब जाते, इकट्ठे जाते। तो उस करके उनकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती गई। Many of them, of course, enjoyed the different social level of interaction with the British. They would go hunting with them. Many of them would send their children to British public schools and so on. सबने इंटरेक्शन करी, शिकार हुई, गेम्स हुई, स्पोर्ट हुई, काफ़ी सारी फैंसी ड्रेस पार्टीज हुई। एक फैंसी ड्रेस पार्टी मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में, लेडीज आर ड्रेस्ड एज मेन एंड द मेन आर ड्रेस्ड एज लेडीज, एंड मेन ने लेफ्ट हैंड क्रिकेट खेली। व्यक्तिगत खेल जैसे बैडमिंटन और टेनिस प्राइवेट क्लब या प्राइवेट जिमखानों में खेले जाते थे, लेकिन क्रिकेट बड़े मैदानों में खेला जाता था और राज्य के आम आदमी सब देखने आते थे। हमारे राजाओं ने अपनी टीमें भी बनानी शुरू कर दी। After all, a Maharaja couldn't play a game by himself if he needed 22 players, or if you count 12th man, etc., you'll need minimum 24. So he would teach some of his bearers and retainers and khidmatgars and so on how to bowl, how to field, etc. And some of them became rather good at it. तो एक तरफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जैसे शहरों में आम आदमी अंग्रेजी सिपाहियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और दूसरी तरफ रजवाड़ों में राजघराने के लोग अंग्रेजी अफसरों के साथ। वो जितने रूलर्स थे, होलकर में थे रूलर थे, सौराष्ट्र में राजकोट में थे, जामनगर थे, भावनगर में थे। ये जो जितने रूलर्स थे ना, उनको बहुत शौक था और उनने अपना क्रिकेट बढ़ाने के लिए उनने बहुत कोशिश किया। एंड इट्स अ फैसिनेटिंग एपिसोड इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री कि कैसे उन्होंने क्रिकेट अपना स्पोर्ट बनाया, अप्रोप्रिएट किया, इंडिजनाइज किया और क्रिकेट गेम को आगे बढ़ाया। कश्मीर के महाराजा का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन अफसोस उतना अच्छा खेलते नहीं थे। राज्य के कामकाज से फुर्सत लेकर जब भी वो कभी खेला करते थे तो पूरे राज्य में छुट्टी घोषित कर दी जाती थी और सभी विद्यार्थियों को उनका खेल देखने आना पड़ता था। राजमहल के मैदान में मैच होता था, फील्डिंग तो बहरहाल नौकर चाकर ही करते थे। अपनी बैटिंग का इंतजार महाराज राजमहल के प्रार्थना कक्ष में करते थे और जब बैटिंग की बारी आती थी तो कोई सेवक आके उनको बुलाता था और फिर महाराज मैदान की ओर निकलते थे अपनी गाड़ी में। उनका मैदान में आना एक निराला दृश्य होता था। गाड़ी से उतरते थे, नौकर चाकर ग्लव्स, पैड्स वगैरह पहनाते थे और फिर महाराज उनके कंधों पे सवार मैदान के बीचों बीच पहुंचते थे। महाराज स्टांस लेते, बॉलर्स को सख्त हिदायत मिल चुकी होती कि वो गेंद को धीरे फेंकें और स्टंप से दूर रखें, और जब कभी महाराज ने बल्ले से गेंद को मारा तो फील्डर्स गेंद पकड़ने के सिवाय उसको और दूर लात मारते थे ताकि महाराज रन्स ले सकें। वहीं एक ऐसे राजकुमार भी थे जो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने सबको अपनी क्रिकेट की कुशलता और हुनर का परिचय देते हुए खूब वाहवाह लूटी। ये थे कुमार श्री रंजीत सिंह जी। First colored man who did something in any sport in the world, not Jesse Owen. It was Ranjit Singh who did it. वो पहले भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला और वो भी इंग्लैंड की टीम के लिए। जामनगर से थे, नवानगर के राजघराने से ताल्लुक रखते थे और अपने आप को सिंहासन का हकदार समझते थे। He was initially adopted, but then the Maharaja had a son
with another wife, Janbai, and gave up on Ranji. Having said that, what allowed Ranji to become Jam? And yes, सबसे simple answer है इस cricket. When he was going to be selected at Lord's, they refused to select him because he was coloured. And then when they had the next match at Old Trafford, that time the county games they were playing selected the side. So Old Trafford in Manchester, they accepted and let him play. And as you know, he got 100 on debut. रणजी पायनियर तो थे, पहला इंडियन जिन्होंने टेस्ट खेले थे इंग्लैंड के ओर से। उनका बैट्समैनशिप जो स्टाइल्स जो था वो भी एक पायनियरिंग, उनका आर्टिस्ट्री जो था, लेग ग्लांस, लेग साइड में बहुत स्ट्रांग थे। वो जो कलाई के जो इस्तेमाल है वो रणजी ने पहले दिखाए थे टेस्ट क्रिकेट में। उधर रहते थे लेकिन हमेशा नजर था नवानगर के सिंहासन पर, क्योंकि उनका मानना था कि एक ना एक दिन, उनका सपना ये था टेस्ट क्रिकेटर तो बनेंगे, एक दिन जाम बनेंगे। इंग्लैंड में और भारत में भी उनके काफी प्रशंसक थे, कई ऐसे जो शासन में अच्छे अच्छे पदों पे थे। रणजी ने अपने सुपरस्टार के पद का बखूबी राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग किया। उस टाइम का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो रणजी के फैन थे, उनका खेल का फैन थे। ये रणजी से बहुत ही इम्प्रेस थे और ये रणजी से मिलना चाहते थे, जस्ट लाइक आज के दिन में हम लोग तेंदुलकर से मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए उनके लिए बहुत आसान रहा जब जसवंत सिंह जी जो उस टाइम का जो किंग थे, उनका डेथ होने के बाद रणजी को जाम साहिब ऑफ नवानगर बनाया गया था। He never played cricket in India. That's because he was the Jam Sahib and he spent a lot of time doing that. दुलीप सिंह जी, उनका अंकल रंजीत सिंह जी का एकदम फुटस्टेप्स फॉलो किए थे। ससेक्स काउंटी के लिए खेला, इंग्लैंड के लिए डेब्यू किए थे 1929 में, लेकिन 1932 में जब इंडिया पहले बार टेस्ट खेलने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रणजी बोले थे उस टाइम, ब्लंटली बोले थे कि मैं और दिलीप हम लोग इंग्लैंड के लिए खेलता है, इंडिया के लिए नहीं। आप कह सकते हो राइट, रणजी ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कम किया है, क्योंकि उन्होंने दलीप को भी कहा था कि नहीं तुम इंडिया के लिए मत खेलो, जाके इंग्लैंड के लिए खेलो। बट रणजी ने जो इमेजिनेशन कैप्चर किया ऑफ द इंग्लिश एंड द फैक्ट दैट ही वाज एन इंडियन, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत स्टिमुलस दिया। एक राजकुमार ही थे जो हमारे क्रिकेट के पहले सितारे बने, और उन्हें देखकर, उनके बारे में सुनकर भारत में सब क्रिकेटर्स को प्रेरणा मिली। रणजीत सिंह जी 1933 तक नवानगर के जाम रहे। उनके स्वर्गवास के बाद 1934 में हमारी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता की ट्रॉफी उनके नाम पर रखी गई, रणजी ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी को डोनेट करने वाले और क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले शख्स थे पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। रणजीत सिंह जी की आलोचना है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया। उनकी तुलना में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने क्रिकेट और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो हर काम किया जो संभव था। उनकी क्रिकेट टीम पटियाला 11 और पोलो टीम पटियाला टाइगर्स देश में सबसे अच्छी थी। उनको स्पोर्ट्स के प्रति रुझान उनके पिता महाराजा राजेंद्र सिंह से विरासत में मिला था। ये राजेंद्र सिंह ही थे जिन्होंने रेसलिंग, पोलो और क्रिकेट को पेट्रनेज देने का सिलसिला शुरू किया। राजेंद्र सिंह की मृत्यु अकस्मात 28 साल की उम्र में हो गई, लेकिन इस सिलसिले को बखूबी आगे बढ़ाया उनके बाद भूपिंदर सिंह ने। From the 1900s to the 1930s, 40s, it was Patiala House, which played a significant role in promoting cricket. चाइल जो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वो बना। फिर पटियाला में राजेंद्र जिमखाना ग्राउंड्स बने, जो बारादरी ग्राउंड्स के उसमें हुए। बड़ी ब्यूटीफुल सेटिंग, बड़ा सुंदर पवेलियन। 1911 में 20 वर्षीय भूपिंदर सिंह ने देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की एक टीम बनाई और इस टीम को लेकर इंग्लैंड का एक दौरा किया। पटियाला का जो ये 1911 टूर है, अगर आप
रियल इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री देखोगे, दिस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम. 1886 was a Parsi team, 1888 was a Parsi team, but the real all India team to tour England was Maharaja of Patiala's side in 1911. Lasted for close to 3.5 months in England, and at that point in time to conduct a tour, आप समझ सकते हो कितना पैसा लगता है, कितना विजन लगता है. And this tour became very, very popular. You know, players like Emi Pavri who had played county cricket earlier, players like Palwankar Baluji, ये लोग ब्रिटिश की imagination capture कर चुके थे. और फिर टॉप इंग्लिश खिलाड़ी आए पटियाला में और पटियाला में रहे. सर्दियों आ जाती थी जब इंग्लैंड में मौसम खराब था तो पटियाले आते थे. तो ऐसे करके हल्के क्रिकेट इनकरेज होने लगी. फिर मेरे ग्रैंडफादर ने फ्रैंक टेरेंट जो ऑस्ट्रेलियन कोच थे उनको बुलाया. फिर क्रिकेट बढ़ी. उन्नीस 1926 में इंग्लैंड के भूतपूर्व कप्तान सर आर्थर गिलिगन की कप्तानी में एक एमसीसी टीम ने भारत का दौरा किया. इस दौरे का आयोजन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने खुद किया था. खर्चे की पूरी रकम उन्होंने दी थी. भूपेंद्र सिंह का मकसद था भारतीय क्रिकेट को बढ़ाना और उनका मानना था कि अपना स्तर ऊंचा करने के लिए भारतीय क्रिकेटर्स को ऐसे विदेशी खिलाड़ियों से मुकाबला करना ही पड़ेगा. उसमें भी खुद भी खेले एमसीसी की तरफ से. 2 जगह खेले, बॉम्बे में खेले और दिल्ली में खेले. आई थिंक बॉम्बे में 23 रन बनाए और दिल्ली में 54 रन ऐसे कुछ बनाए उन्होंने. और उनको शौक था, बहुत अच्छा, बहुत खूब शौक था. 1926-27 में हुआ एमसीसी की टीम का दौरा भारतीय क्रिकेट में एक खास पड़ाव साबित हुआ. भूपेंद्र सिंह का मकसद कामयाब हुआ. काफी मैचों में भारत के अलग अलग प्रांतों की टीमों ने एमसीसी को टक्कर का मुकाबला दिया. डीबी देवधर और सीके नायडू जैसे खिलाड़ियों ने सबको प्रभावित किया. इंग्लैंड वापस जाने से पहले आर्थर गिलिगन ने महाराजा भूपेंद्र सिंह के साथ एक बैठक में कहा कि शायद भारत अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल करने लायक हो गया है. इसके फलस्वरूप भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई स्थापित हुई, जिसके उत्तरदायी महाराजा भूपेंद्र सिंह थे. 1928 में रोशनारा क्लब भी यहीं दिल्ली में बॉडी बनी क्रिकेट की, जो आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया बनी. तो ये उन्होंने बनवाई अपनी पेट्रनेज में. तय हुआ कि 1932 में एक ऑल इंडिया टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी और 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगी, जिनमें से एक ऑफिशियल टेस्ट मैच भी होगा. उन्होंने जो टीम 1932 में इंग्लैंड खेलने गया था, उस टीम को उन्होंने अपने पैलेस में रखा था और वहाँ पे उन्होंने जो प्रिपरेटरी कैंप था वहाँ पे हुआ था, पटियाला में हुआ था. एंड उन्होंने 50,000 रुपया, एट दैट पॉइंट इन टाइम 50,000 रुपया बहुत पैसा होता था. आज के कितना करोड़ आप हिसाब कर लो, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू इंडियन क्रिकेट. नाइनटीन 1930s में महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह इंडियन क्रिकेट के बिगेस्ट स्पॉन्सर थे. बाहर से अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी लाते थे, कोचेस लाते थे और इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप भी करते थे, लाइक लाला अमरनाथ. लाला अमरनाथ कैसे आए सामने? लाला अमरनाथ एक फार्मर के बेटे थे. लाला अमरनाथ ने somehow reached the महाराजा of Patiala and said, महाराज मुझे एक बार चांस दे दो, मैं दिखा देता हूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. लाला अमरनाथ actually was allowed to keep wickets and bat by the महाराजा of Patiala. लाला अमरनाथ, लाल सिंह, वजीर अली, नजीर अली उनको स्पॉन्सर करते थे, पैसे देते थे खेलने के लिए. Mushtaq Ali was a fantastic hockey player. Mushtaq Ali could have easily played hockey for India. He said, मैं गया महाराजा पटियाला के वहाँ पे, मेरे को रोल्स रॉयस गाड़ी से लेने आ रही. मैं देखा बॉस, हॉकी में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, रोल्स रॉयस मिल रहा है, चलो यार क्रिकेट खेलते हैं. एंड उन्होंने क्रिकेट चुन लिया हॉकी से. हॉकी इज लॉस्ट, क्रिकेट's gain. But you have to understand that these royals would bring that level of money and patronage into Indian cricket. भूपेंद्र सिंह ने क्रिकेट ही नहीं कई और खेलों से जुड़े संगठनों में भूमिका निभाई. वो बीसीसीआई के मुख्य पेट्रन और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो थे ही, साथ में इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन भी थे. वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी रहे और बाद में उनके पुत्र यदुवेंद्र सिंह भी चांसलर रहे. उनके जो बेटे थे मेरे ताया जी युवराज थे उस ज़माने में. फिर वो खेले इंडिया के लिए, टेस्ट खेले, मद्रास चेन्नई में खेले एंड आई थिंक मेड 56 और 60 रन बनाए उन्होंने. वो बड़े अच्छी, वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर. वो खूब अच्छी क्रिकेट खेले, टॉप क्लास क्रिकेट खेले.
फिर उनके फादर गुजर गए 38 में, देन ही बिकेम महाराजा। तो उनका वो फोकस रियासत की तरफ ज़्यादा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। चांसलर ऑफ द प्रिंस चैम्बर वो बने, तो उनकी क्रिकेट थोड़ी कम हो गई। पटियाला राजघराने का योगदान सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि भारत देश की बुनियाद रखने में भी है। उन्होंने और सरदार पटेल साहब ने इकट्ठे मिलके बड़ा काम किया टू फॉर्म द रिपब्लिक इंडिया की। सारे प्रिंसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, सब प्रिंसेस जुड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काम करके यादवेंद्र सिंह ने सभी रजवाड़ों और रियासतों को मिलाकर भारत के गणतंत्र में शामिल किया। Sardar Patel now set out to integrate over 500 princely states into the Indian Union. ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है इस चीज से आकर All our hearts should be filled with the thought of a united India. आजादी के समय उन्होंने पटियाला के सारे राजमहल सरकार को सौंप दिए। इनमें से एक था मोती महल, जहां पे आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है। 1920 और 1930 के दशक में भारतीय क्रिकेट का विकास खूब जल्दी जल्दी हुआ। इसका एक मुख्य कारण है पटियाला के महाराजा, जो भारतीय क्रिकेट के उत्तरदायी के रूप में मौजूद थे। लेकिन अगर कोई भारतीय क्रिकेट में उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके जितना क्रिकेट को बढ़ावा देने में सफल हुए, तो वो थे विजयनगरम के महाराज कुमार, जिन्हें क्रिकेट जगत में विजी के नाम से जाना जाता है। विजी का जो स्टोरी है कुछ अलग था, क्योंकि उनका जो बड़े भाई थे उनको सियासत में सिंहासन मिल गए थे विजयनगरम के, आंध्र प्रदेश में जो उस टाइम थे। और विजी ने छोटा भाई थे, उनको तो सिंहासन नहीं मिला। तब इन्होंने बनारस के पास एक छोटा सा जमींदारी थे इनके, उधर जाके उन्होंने बस गया। पूरा अपना लाइफ क्रिकेट पे ऊपर डिवोट कर दिया था। पैलेस के ग्राउंड पे क्रिकेट टीम्स आते थे, खिलाड़ी आते थे टॉप क्लास, सटक्लिफ, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब आके खेलते थे। Vizi encouraged employed cricketers because there was not much money in the game for the players. प्लेयर्स नर्चर करने के लिए, प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको फैसिलिटीज देने के लिए ऑन द फील्ड विजी का कंट्रीब्यूशन इज इमेंस। विजी का जो 11 था वो भी बहुत अच्छा टीम था ऑल ओवर इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैसिव कंट्रीब्यूशन है उनका। यूपी क्रिकेट, राजपूताना क्रिकेट, नॉर्थ इंडियन क्रिकेट, ये सारे टूर्नामेंट्स जो होते थे नॉर्थ इंडिया में, विजी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। विजी और पटियाला के बीच 36 का आंकड़ा था। वो पटियाला के महाराजा की तरह समृद्ध या रईस तो नहीं थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति लगाव उतना ही था। वो दिन रात सपने देखते थे कि भारत को कब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का स्तर मिलेगा। और जब ऐसा हुआ 1932 में, तब उन्होंने एक और सपना देखना शुरू किया कि कब वो भारत की ओर से मैदान में उतरेंगे। और इस सपने को साकार करने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकते थे। मैं इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करता हूं, इसका जो ताज है, दिस वाज बिटवीन पटियाला एंड विजी। Vizi brought the Hobbs and Sutcliffe tour of 1930. Patiala as a counter did the 1931-32 का training ground at the Bardari Palace Oval. Vizi to counter that said, मैं 40,000 रुपया दूंगा. Patiala said, I'll give 50,000 rupees. So there was a constant tussle going on between these two royals for the control of Indian cricket. And 1932 में we have to say Patiala won. Vizi ने सोचा कि अरे तुमने तो 1932 टूर में मुझे हरा दिया. So he did a deal with Willingdon, Lord Willingdon, who was then Viceroy, and said, हमारे यहाँ का जो नेशनल चैंपियनशिप होगा वो आपके नाम पे होगा। पटियाला रियलाइज्ड ये क्या है, अगर ये विलिंगडन ट्रॉफी दे दिया तो विजी तो हीरो बन जाएगा। एंड रणजी had died in 1933. At the last moment, जब होमी वाजिफदार एंड एलपी जाय went to receive that trophy, तब तक भी विजी सोच रहे थे कि विलिंगडन ट्रॉफी दिया जा रहा है। The trophy that was eventually given to the winners in 34 was actually the Ranji trophy, because that was a Patiala double turn. But Vizi was one who was, not to give up. So once he realized कि 32 में मैं हार गया, 33, 34 में रणजी ट्रॉफी में नामांकन में मैं हार गया, तो मैं अभी क्या करूं? So he realized मुझे 36 जीतना है।
1936 में भारत को फिर से एक बार इंग्लैंड का दौरा करना था। टीम के चयनकर्ता थे नवाब ऑफ भोपाल, नवाब ऑफ पटौदी सीनियर और कुमार श्री दलीप सिंह जी। दलीप सिंह जी ऐन मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। विजी ने चयनकर्ताओं में उनकी जगह ली। बंद कमरे में क्या चर्चा हुई ये कभी पता नहीं चला, लेकिन जब टीम की घोषणा हुई तो विजी खुद उस टीम के कप्तान थे। (1936) में विजी कैप्टन। विजी का 200 बैग लेके ट्रैवल करता था। घर के सामने 2 बटलर्स होते थे एंड जो लोग जाके सूटकेस से कुछ भी उठा के लेके चले जाते थे उसको पता ही नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने धुन में रहते थे। एंड ही वाज द वर्स्ट क्रिकेटर। VC was very sort of even club class cricketer. He was not a test class cricketer, but he insisted on captaining the team in all the test matches. Team was unhappy and they told Vijay Merchant he should approach the captain Vizianagaram and ask him to stand down in favor of Naidu. So Vijay Merchant approached Vizi, but of course Vizi wouldn't listen to him and Vizi got so annoyed. So it is reported that he asked some of the players to run Merchant out in the test match. फर्स्ट इनिंग के अंदर फादर अपनी गलती से रन आउट हो गए। हो गई बात। जब सेकंड इनिंग में जब ये 203 रन का पार्टनरशिप हुआ तो फादर का 100 हो गया। तो विजयनगरम साहब ने रूम पे बुलाया, मतलब वेल डन मुश्ताक, वेल प्लेड, और उन्होंने एक गोल्डन रिस्ट वॉच उनको प्रेजेंट करा। एंड लुक मुश्ताक, अभी बहुत अच्छा चांस है, तुमने महाराज क्या के लिए ना फर्स्ट इनिंग में मर्चेंट ने तुमको रन आउट कराया है, अब तुम उसको रन आउट करा दो। और बोल कौन रहा है? कैप्टन इंडिया के। विजी कप्तान होने के नाते खेलने पर आतुर थे और उनके खेल की काफी आलोचना होती थी। यही वजह है कि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि खेल के मैदान के बाहर क्रिकेट में विजी का कितना बड़ा योगदान रहा है। वो भारतीय क्रिकेट के उत्तरदायी थे और सेवक भी थे। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी असली भूमिका को आखिरकार खुद पहचाना। 1937 में मिली नाइटहुड को बाकायदा वापस किया, क्रिकेट प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारत में क्रिकेट को काफी प्रोत्साहन दिया। विजी का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन क्रिकेट कैन नेवर बी डाउटेड। ही इज अ कॉम्प्लेक्स फिगर, but for a zamindar of Banaras to become as important as Maharaja of Patiala, who is the most rich royal patron in India, is a story which is incredible. वो दौर गुजर चुका था कि खेल अंग्रेजी प्रशासकों के बीच उठने बैठने के लिए और संबंध बढ़ाने के लिए खेला जा रहा था, बल्कि अब विजी और पटियाला के अलावा भारत के कई ऐसे राजा महाराजा थे जिनको क्रिकेट का खूब शौक था। खुद भी खेलते थे, उत्तरदायित्व भी करते थे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी देते थे। 1940 का दशक, रणजी ट्रॉफी अब भारत का प्रमुख टूर्नामेंट बन चुका था। विभिन्न प्रांतों के रजवाड़े इसमें हिस्सा ले रहे थे और उनमें टूर्नामेंट जीतने की होड़ शुरू हो चुकी थी। टीमों को आगे बढ़ाना राजा, महाराजा और नवाबों ने अपने जिम्मे ले लिया। इन्होंने प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स को आमंत्रित किया, फुसलाया, वेतन और रोजगार भी दिए। ऐसे कई रजवाड़े थे। इनमें से प्रमुख रूप से क्रिकेट को संरक्षण देने वाले थे मध्य भारत में होलकर, जो अब इंदौर के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में बड़ौदा, जो अब वडोदरा बन गया है। थर्टीज, 40s, 50s, 60s में एक डिवीजन हुआ करती थी। वो लोग जो शौकिया खेलते थे, जिनके पास इतने पैसे थे कि उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो क्रिकेट उनके लिए एक पेशा नहीं था, एक शौक था। इस कैटेगरी में नवाब पटौदी जैसे लोग आ पाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनका गुजारा बिना किसी क्रिकेट से जुड़े हुए इनकम से मुमकिन नहीं था।
उनके करियर के लिए भी जरूरी था कि उनका कोई पेट्रन हो जो उनकी उन्हें वेतन दे, उन्हें सब्सिडाइज करे। उस समय जो होलकर रूलर थे, यशवंतराव होलकर, वो बहुत शौकीन थे क्रिकेट के। डिफरेंस जो दूसरे रूलर्स और होलकर, यशवंतराव होलकर में था कि दूसरे जो महाराजास थे उस समय के, दे ऑल प्लेड, खुद खेलते थे। जैसे पोरबंदर कैप्टन बन के गए 32 में इंडियन टीम के, विजयनगरम 36 में कैप्टन बने, पटियाला महाराज, सब खेलते थे क्रिकेट। बट यशवंतराव होलकर कभी खेले नहीं होलकर टीम में, पर शौकीन बहुत थे। और जैसे 3 दिन का मैच होता था तो 1 सेकंड भी हटते नहीं थे वो। और उन्होंने टीम बनाई और सीके नायडू को उन्होंने कैप्टन बनाया। कर्नल सीके नायडू, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब होलकर आर्मी, जो तुकोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, इनका आर्मी हुआ करता था। तो उन्होंने अपने आर्मी में इनको रख लिया, पिताजी को। सब ये होलकर स्टेट में थे। जैसे कर्नल सीके नायडू कर्नल थे उसमें, या कैप्टन मुश्ताक अली कैप्टन थे, कैप्टन सिटी सरोवर कैप्टन थे। मेरे पिताजी जैसे मेजर थे, मेजर जगदाले। तो ये होलकर जो स्टेट था उस समय, जो रूल था, उसमें ही एम्प्लॉयड थे सब लोग। और अलग अलग तरह के ज़्यादा काम नहीं दिए जाते उनको, पर बेसिकली उनका काम खेलना ही रहता था। और 41 में पहली बार वो रणजी ट्रॉफी में आए। 41 से 54 तक ऐसे 14 साल होलकर की टीम खेली। उसमें से 4 बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं और 5 बार रनर्स हैं। मैं तो बहुत छोटा था उस समय, बचपन की यादें कि बड़ा एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते थे। टोटली जो आजकल हम वनडे में देख रहे हैं वैसा क्रिकेट वो 3 दिनों में खेलते थे। बड़ी अटैकिंग बैटिंग साइड मानी जाती थी। बड़ौदा के महाराजाओं ने भी खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया और अपनी टीम में शामिल किया। इनमें से एक थे भारत के भूतपूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़। बचपन में हम जो फतेह सिंह महाराज जो थे, प्रताप सिंह महाराज थे, उनके जो फादर थे, वहाँ उनका एक लड़का था जो फतेह सिंह महाराज, उनको बहुत खेलने के भी क्रिकेट का शौक था उनको। तो हम 6 बरस के थे, तो हम वहाँ जाके सीमेंट की जो विकेट होती थी, रास्ता होता था, एक्चुअली रास्ता रोड होता था, और रोड पे हम क्रिकेट खेलते थे। और उस वक्त देखो महाराज ही सब करते थे, क्रिकेटर ले आते थे, रखते थे, रहना, खाना पीना, खेलना, बस यही काम था उनका, और उनके लिए काम करना। उस जमाने में ऐसा था ना कि नौकरी करना यानी इट वाज कंपलसरी होता था कि तुम खाली क्रिकेट पे नहीं जी सकते, ऐसा नहीं था। तुमको नौकरी तो करना ही पड़ता था किधर में। वो काम करते थे महाराजा बड़ौदा के लिए। ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ द हाउस होल्ड, ही वॉज द हेड। उनका सारा कारोबार देखते थे। बड़ौदा के मोतीबाग पैलेस में शुरू से ही बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्थित है। बड़ौदा की टीम 1937 रणजी ट्रॉफी में शामिल हुई और महाराजा प्रताप सिंह राव के प्रोत्साहन से 1942-43 में पहली बार खिताब जीता। शुरुआत की थी प्रताप सिंह गायकवाड़ ने, उसके बाद में फिर फतेह सिंह गायकवाड़ आए। फतेह सिंह जी गायकवाड़ तो मेरे पिताजी काफ़ी उनके क्लोज थे, तो उनसे ही सुना था कि बहुत शौकीन रहे क्रिकेट के और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। Maharaja Baroda became the president of the cricket board also. He was the manager of our team when we went to England in 59. डिप्लोमेट के रूप में भारत उनको यूज़ करता था कि वो बाकी डिप्लोमेसी के भी बहुत अच्छे काम करते थे, वेरी ग्रेसफुल पर्सन। तो अक्सर वो पाकिस्तान जब दौड़ते थे इसलिए भेजा जाता था कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका कर सके। हमारे यहाँ एक अच्छी बात है, शायद इंडिया में आप खाली बड़ौदा में देखोगे कि यहाँ पे क्रिकेट कल्चर है। छोटी सी जगह है, मगर फिर भी आप देखो तो कोई ना कोई हर एक इंटरवल पे 5 साल 10 साल में एक क्रिकेटर तो इंडिया के लिए खेला ही।
राजा महाराजा तो आजादी के बाद धीरे धीरे चले गए, लेकिन भारत के क्रिकेट में से उत्तरदायी नहीं। आजादी के बाद छोटे छोटे जो रियासत और रजवाड़े थे वो प्रदेशों में शामिल हो गए। उदाहरण के तौर पे होलकर, भोपाल और ग्वालियर समेत कई और रजवाड़े अब मध्य प्रदेश में शामिल हो गए और एमपी के लिए खेलने लगे। उत्तरदायी की जरूरत अब स्टेट्स के इन क्रिकेट एसोसिएशंस को थी। जो रजवाड़ों का रोल था अब मीडियम और छोटे साइज के बिजनेसमैन ने अपना लिया, क्योंकि वो अपने आप को क्रिकेट को के साथ जोड़ के अपना दर्जा एक तरह से ऊंचा दिखाना चाहते थे। 1983 के वर्ल्ड कप से पहले तो भारतीय क्रिकेट में कुछ पैसा था ही नहीं। बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशंस के टूर्नामेंट्स और टीमों के खर्चे की रकम गिने चुने ऐसे लोग देते थे जिन्हें क्रिकेट से खास लगाव था और वो क्रिकेट प्रशासन के लिए अपना समय निकाल सकते थे। मैंने इंडियन क्रिकेट में मिस्टर डालमिया से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर देखा नहीं। आज जितना भी इंडियन क्रिकेट बोलिए या आईसीसी क्रिकेट बोलिए, ये जो प्रोफेशनलिज्म आया है, प्लेयर लोग को जो पैसा मिल रहा है, ये जो टीवी राइट्स है, ये सब कॉन्सेप्ट मिस्टर डालमिया का था। 1992 में आपको बीसीसीआई बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट देख के 62,62,000 रुपीस डेफिसिट था। दिस इज 1992। क्रिकेट में पैसा लाया जगमोहन डालमिया और टेलीविजन राइट्स को लेके पैसा आया विद टेलीकास्ट, पैसा आया विद द होल टेलीकास्ट वॉर 1993। अचानक क्योंकि अब एक नेशनल टेलीविजन ऑडियंस थी और क्योंकि अब हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन शुरू हो गई थी, तो लिबरलाइजेशन में बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते थे। पहचान के लिए, मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए आपको टेलीविजन पे एडवर्टाइज करना चाहिए। This was basically the Dalmia era in Indian cricket and real corporatization of Indian cricket started from there. वो समझते थे कि किस तरह से टेलीविजन की डील्स कट की जाएं, वो समझते थे कि किस तरह से रेवेन्यू बना सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं, आप लेवरेज कर सकते हैं क्रिकेट को। World Cup in Indian soil in 1996, Tri-Nation Tournament, Multi-Nation Tournament, Hero Cup Diamond Jubilee, Nehru Cup Six Nation Tournament, Independence Cup in 1997. All of these were basically Dalmia's contribution to Indian cricket. और इससे बहुत बड़ा एक फायदा ये हुआ कि अब सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ही नहीं पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी बाकायदा वेतन मिलने लगा। अगर आप 5-10 साल शिखर तक पहुंच जाए तो आपकी पूरी जिंदगी एक तरह से सिक्योर हो सकती है। He was always beside a player. प्लेयर के लिए वो कुछ भी कर सकता है। He can fight for the player. जो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर का पास होता नहीं है। बहुत कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब मैं तो सिलेक्टर था जब वो अध्यक्ष थे, और बहुत अच्छी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मैं सोचता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो दिन में 26 घंटा काम करता है, वो तैयार है। एंड इफ ही थिंक्स मैं इसको करूँगा तो करके दिखाएगा। जो प्लेटफॉर्म उसने बना दिया, हम लोग उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज खड़ा है इंडियन क्रिकेट। उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग और आगे जा रहे हैं। जो सीरिया जो बनाया है फर्स्ट स्टेप्स, आउटस्टैंडिंग। क्रिकेट के सभी पुराने पेट्रन्स में दो बातें खास थीं। एक, उनका इस खेल के प्रति बेइंतहा लगाव, और दूसरा, उनमें खेल बढ़ाने की क्षमता थी क्योंकि वो सब दौलतमंद थे। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट में बेशुमार दौलत है। इसके बावजूद कई दौलतमंद लोग इस खेल से जुड़ रहे हैं। पुराने राजा महाराजाओं की तरह ये भी क्रिकेटर्स को अपनी टीम में बनाए रखने के लिए ढेर सारा पैसा दे रहे हैं। पर इनका मकसद एकदम उल्टा है। राजा महाराजाओं की तरह ये ऊंचे वर्ग से संबंध जोड़ना नहीं चाहते, बल्कि आम आदमी से एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। आईपीएल के ये फ्रेंचाइज ओनर्स भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में और ज्यादा फैंस जोड़ने में कामयाब हुए हैं। और जैसे पुरानी कहावत है, इन द एंड क्रिकेट इज द विनर। अब इजाजत चाहता हूं। भारतीय क्रिकेट और उससे जुड़े खिलाड़ियों के किस्से कहानियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.